पॉलिटिकल दाव पेच में आज हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से संदीप खड़ेकर जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं पुणे से। और जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे एमएलएस के, उसमें 6 सीटें जो है वो बीजेपी ने विन की हैं आउट ऑफ 8, और 2 सीटें हारी गई हैं। तो ऐसे में हम उनसे बात करने वाले हैं कि उस हार की वजह क्या थी, और ये पोस्ट इलेक्शंस अब कैसे किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, जो कि 8 सीट मतलब मेजॉरिटी में से 2 सीट्स जाना, कुछ ना कुछ तो ऐसी भूल चूक या जो भी चीज रही है उसके बारे में हम संदीप जी से बात कर रहे हैं। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दाव पेच के साथ जुड़ने के लिए। और मेरा आपसे सवाल है कि जीत है मेजॉरिटी पहले, उसके बाद 6 सीटें 2 सीटें चली जाती हैं एनसीपी को। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या वजह रही वो 2 सीट्स एनसीपी को जाने की? शायद कहीं दावपेच में हम कम पड़ गए। पॉलिटिकल दावपेच की हम बात कर रहे हैं तो ये 2 सीटें जो थी इनमें ग्रामीण भाग ज़रा ज़्यादा था, रूरल एरियाज़ के लोग ज़्यादा थे, वोटर्स ज़्यादा थे। थोड़ा सा जिसको हम ये कहें कि जात भी यहाँ पर काम आई, और कोई बड़ा फ़र्क नहीं था। जो मार्जिन था दोनों में वो 5,000 के अंदर का ही था। ये मार्जिन बहुत नॉमिनल किस्म का होता है जब आप विधानसभा की बात करते हैं, जहाँ 3.5-4 लाख के बीच में वोटिंग होता है। लेकिन हमारे जो दोनों युवा कैंडिडेट्स थे, जगदीश मुड़ीक जी जो भी शहर के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और योगेश केड़ेकर जी जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रमुख हैं महाराष्ट्र के, तो ये दोनों ही युवाओं ने जी तोड़ मेहनत करी थी। वहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो कोई चीज़ कम नहीं रही। 5 साल में जैसे दिल्ली में मोदी जी ने काम किया, उसी धरती पर यहाँ पे देवेंद्र जी ने काफ़ी अच्छा काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में सारी योजनाएं जितनी आई उतनी वो पूरी भी हुई हैं, और कुछ अभी पूरी होने वाली हैं। कोरोना ने कुछ योजनाओं को थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया। इसका कुछ एनसीपी का प्रभाव जो ग्रामीण भाग में रहा है उसका काम आया। एनसीपी ने उन 2 एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। पवार साहब, अजीत दादा ये खुद वहाँ पे काफ़ी मीटिंग्स ले रहे थे। लेकिन इसके साथ ही वोटिंग का जो वहाँ का क्राइटेरिया रहा है, वोटर्स का जो क्राइटेरिया रहा है, उसमें जो एजुकेटेड क्लास था उनके नामों का काफ़ी बड़ा गफला हुआ। जो इलेक्टोरल जो लिस्ट थी उसमें काफ़ी लोगों के नाम आए ही नहीं। इसके बारे में भी हम बार बार इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे कि काफ़ी लोगों के नाम नहीं आए हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन समहाउ वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया। हिसाब से उसके अलावा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि हम डेवलपमेंट की अगर बात करें उन 2 एरियाज में, बीजेपी ने अपने पास्ट में जब सीटें आपके पास थी सारी, तो डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ है, लोगों की कोई समस्या नहीं थी आपके हिसाब से? बिल्कुल, लोग खुश थे। वहाँ पे ओवरऑल जब सर्वे हुए तो वो दोनों एरियाज़ में लोग काफ़ी खुश थे, जिस तरीके का काम हो रहा था, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही थी। देखिए वडगांव शहरी में तो पुणे का एयरपोर्ट है, वो एरिया काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वहाँ के रास्ते बड़े हुए हैं। वहाँ के नागरिकों को जो पानी की समस्या थी, वहाँ पे टैंकर लॉबी चलती है, तो वहाँ पे हमने भामा आसखेड़ से पानी लाके लोगों को दिया है, जो भी कार्यान्वित भी हुआ। ये काम पिछले 3 साल से चल रहा था। तो हर चीज़ जो वहाँ के लोगों को चाहिए थी वो हमने दी है। क्या फ्यूचर में, क्योंकि ये सवाल मैंने हर एक कैंडिडेट से, क्या फ्यूचर में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन दिखेगा या नहीं दिखेगा? आप भी इस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं बीजेपी को, तो क्या लगता है सर, या फिर आगे जा करके वापस से चेंजेस हो सकते हैं आपस में जुड़ने के लिए, सीट्स के लिए? नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में बड़े लेवल पे हमेशा बातें होती हैं और बड़े लेवल पे डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप जनता की पुकार सुनेंगे, अगर आप सामान्य कार्यकर्ता के दिल की बात जानना चाहते हैं, तो वो चाहता है कि अब नो मोर टाइज विद शिवसेना। देखिए, शिवसेना ने बैकस्टैबिंग किया है, ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन बैकस्टैबिंग के साथ ही शिवसेना ने जो सबसे गंदा खेल पिछले 1.5 साल में खेला है, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निचले स्तर की टीका की है। उन्होंने हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर टीका की है, उन्होंने हमारी महिलाओं के ऊपर टीका की है। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रवादी के हाथ में हाथ डाल के न केवल हिंदुत्व का खून किया, बल्कि देश विघातक शक्तियों का हाथ
उन्होंने मजबूत किया है। ये देखते हुए मैं जनभावना के साथ हूँ जो चाहती है कि अब शिवसेना नहीं, अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या तो खुद के बलबूते पे सरकार बनाए या फिर जो फैक्शंस जो आज भी हिंदुत्व मानते हैं, जो आज भी बीजेपी की आइडियोलॉजी मानते हैं, जो आज भी मानते हैं कि इस देश को दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन अब शिवसेना के साथ जाने का मतलब ना हमारे नेताओं की मानसिकता है, ना जनता की मानसिकता है, ना कार्यकर्ताओं की मानसिकता है। नया क्या देने वाले हैं, क्योंकि 6 सीट्स आपको मिली हैं, तो नया क्या देने वाले हैं और कहाँ ऐसी कमी रही हो सकती है कोई डेवलपमेंट में कहीं जो पुरानी आपको लगता है नहीं इस बार ये करना है ताकि अगली बार जो 2 सीटें जीती हुई हैं वो भी आपके पास आए। सर कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि जनता में भी ये चीज़ का प्रश्न तो है, हमें बाहर भी हम लोग सर्विस करते हैं, बाहर भी करते हैं, ऐसा प्रश्न तो है, तो क्या ऐसा आप करने वाले हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें करने वाली हैं? हम जमीन से जुड़े काम करने वाले हैं, हम हवा में बात करने वालों में से नहीं हैं। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को ये सीख दी है कि 18-18, 20-20 घंटे काम करने के बाद ही आप कॉमन सिटीजन तक पहुंच सकते हैं, उसकी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अभी तो हम राज्य में सरकार में नहीं हैं, इसलिए कुछ हमें डेवलपमेंट के लिए निधि की कमी महसूस होती है। अभी हमारा सारा पैसा कोविड पे जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि कोरोना में पूना हॉटस्पॉट है, पूना, मुंबई, नागपुर ये 3 हॉटस्पॉट हैं। लेकिन कोरोना के समय में राज्य सरकार ने पीएमआरडीए के माध्यम से पूना में जो जंबो हॉस्पिटल खड़ा किया वो फेलियर हुआ। इतना फेलियर हुआ कि पहले महीने में कई मौतें हुई, और ना केवल मौतें हुई तो मेरे पत्रकार बंधु भी वहाँ पे उनको ठीक से ट्रीटमेंट न मिलने के कारण उनकी भी डेथ हुई। वो हमने हाथ में लिया और पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसा काम किया कि आज उस जंबो रुग्णालय से 10,000 से ज़्यादा पेशेंट अच्छे होकर अपने घर जा चुके हैं, और अभी हमने वो फिर चालू किया है। तो कोरोना के समय में 1.5 लाख पर एडमिशन ये हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी देना पड़े, तो पुणे की तिजोरी पे बहुत भार आया। राज्य सरकार ने इसमें कोई पैसा नहीं दिया, ये मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे जी तो मातोश्री के बाहर ही नहीं निकले। आज ये आपको मजाक लगेगा, लेकिन वो जो समय था जब सारा महाराष्ट्र हिला हुआ था, लोग दुख में थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, ऐसे समय में पुणे वालों के लिए खाली भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। हमने लोगों को घर घर झोपड़पट्टियों में ना केवल अनाज के किट्स दिए, बल्कि जो सीनियर सिटीजन्स घर पे थे, जिनके घर पे बाई खाना बनाने नहीं आ सकती थी, उनको डब्बे पहुंचाए। हमने लोगों को सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, लोगों को एडमिशन के लिए मदद करी, लोगों को क्वारंटाइन रहने के लिए हमने प्राइवेट यहाँ पे कई जगह खड़ी करी। जैसे चंद्रकांत दादा पाटिल ने यहाँ बालेवाड़ी में एक पूरा सेंटर खड़ा किया, आरएसएस ने गरवारे कॉलेज में खड़ा किया, श्री शिक्षण संस्था में खड़ा किया, जहाँ पे हमने नागरिकों को सेवा दी। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने जो सेवा दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी राज करती है। आखिरी सवाल, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा रहा है जो कि हर तबके का मुद्दा रहा है। जब हम उद्योगपति को लेकर के सोचते हैं तो सबका नाम आता है बीजेपी। जब हम बात करते हैं एजुकेटेड क्लास, सबका नाम आता है बीजेपी। और पुणे एक एजुकेटेड सेक्शन है, आप खुद भी इससे भली बात ही जानते हैं, नो डाउट यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन भी बसती है, सब चीज़ बसती है। तो ऐसे में सर क्या ऐसे प्लान्स हैं जो कि पुणे में 6 सीटें सर मतलब मेजॉरिटी, 2 सीटें एनसीपी के पास हैं, जो आपको खुद का भी मानना है कि वो ऐसा इलाका है, ऑब्वियसली वो फार्मिंग क्षेत्र पे ज़्यादा लड़ते हैं, तो सर ऐसा क्या देने वाले हैं? ऑब्वियसली आपने, जब हम बात करेंगे कि हमें एक लेजर की तरफ लेके जाना है, तो पहले हम बेसिक नीड देंगे तभी लेजर की तरफ जाएंगे, तो क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पुणे अब खाली एजुकेटेड क्लास वाला पुणे इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी। पुणे में बाहर से आने वाले आईटी सेक्टर के लोग बड़े पैमाने पे हैं। पुणे बीइंग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स सारे देश से नहीं विदेशों से भी आते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करते समय हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि पिछले डेवलपमेंट के पीरियड का 1 साल ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। वेस्ट कोरोना के संदर्भ में है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा और पुणे
ही नहीं, सारे देश में लॉकडाउन चलते रहे, पूना भी एक उसमें का मतलब बहुत ज़्यादा हमने भुगता है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज तो पूना फिर से हॉटस्पॉट है। यहाँ पे 3000 पेशेंट पर डे बढ़ रहे हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमने थोड़ा सा, जिसको आप ये समझिए कि थोड़ा सा हमें झटका बैठा है, काम रुक गए हैं सारे। पूना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आर्थिक स्थिति भी, अर्थव्यवस्था तो सारी चरमरा गई है, तो ऑब्वियसली पूना में भी थोड़ा सा पैसा कम ही इकट्ठा हो पाया। जो भी बजट है हमारा, समझो हम 7,000 करोड़ के काम करना चाहते हैं तो बामुश्किल हम 4-4.5 हजार करोड़ के काम कर पाएंगे, ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार भी हमारे साथ नहीं है। पहले तो देवेंद्र जी थे तो जो योजनाएं केंद्र की आती थी उसमें राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देती थी, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपना हिस्सा देती थी। अब राज्य सरकार में एक ऐसी सरकार है जो सरकार काम ही नहीं करती है, और उस सरकार का सारा रवैया जो है वो शत्रुत्व का रवैया है अपने अपोजिशन के प्रति। ये सरकार, अच्छा पूना में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी है तो फिर अब इनको कुछ मत दो। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे जो जंबो हॉस्पिटल खड़ा किया गया उसके लिए भी 32.5 करोड़ पीएमसी, 32.5 करोड़ राज्य सरकार, 10 करोड़ पीसीएमसी, तो उसमें भी राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया। इस कदर पूना की तरफ एक सौतेलापन का व्यवहार राज्य सरकार कर रही है। तो ये थे संदीप जी, जिनका कहना है कि पूना में, आप जैसे जानते हैं कि पूना में जो एमएलए के चुनाव हुए थे उसमें से 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जो कि मेजॉरिटी मानी जा रही है, और 2 सीटें एनसीपी के पास गई हैं। तो वो उनका ये कहना है कि आने वाले समय में वो अपने जो पिछले प्रोजेक्ट थे, पिछले कार्यकाल के प्रोजेक्ट थे, उन्हें इम्प्लीमेंट करके मेक श्योर करेंगे कि अगले कार्यकाल में उन्हें जो है पूरी की पूरे बहुमत से पूना में लाया जाए और पूना एक स्मार्ट सिटी के तौर पे निकल करके आए। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए पुणे से।